नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही चल रहा है। ऐसे में तमाम जो पल पल की अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी इसको लेकर अपडेट दे रहे हैं कि किस क्षेत्र में मतदाताओं का रुख क्या है, मतदाता क्या सोच रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो चीजें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी के जो वोटिंग प्रतिशत हैं उसके आधार पर जो वोट का अंडर करंट है वो खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि अगर हम 2020 का समीकरण देखें तो टोटल जो वोटिंग हुई थी वो 57% हुई थी, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं 8 घंटे हो गए हैं, सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। ऐसे में 53.77% यानी कि लगभग 54% मतदान हो गए हैं। ऐसे में अभी 3 घंटे बाकी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, समीकरण किसकी ओर जाने वाला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूएनआई के विनय सिंह सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप बिहार में हैं, नब्ज टटोल रहे हैं मतदाताओं की, क्या कुछ देख पा रहे हैं, समीकरण किस ओर जाता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, अभी तो मतदान हो रहा है और मतदान बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। जी। छोटी मोटी कहीं कहीं कोई घटनाएं हुई है। जैसे हम्म। लखीसराय में विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन हम्म। पर एक गांव में पथराव किया गया था। तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन कहीं कोई उस तरह की घटनाएं नहीं है जो कह सकते हैं कि मतदान को प्रभावित किया जा रहा है या मतदान। तो मुझे लगता है बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से बिहार में मतदान हो रहा है और 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जहां बिहार के दिग्गज तमाम नेता आज उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। और कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों का ही ईवीएम में उनका भाग्य कैद होगा। तो हम्म। कह सकते हैं कि सरकार के काम काज पर एक रेफरेंडम भी होगा कि उनके जो उप मुख्यमंत्री दोनों हैं किस तरह से सरकार का परफॉर्मेंस रहा। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप जानती हम्म। हैं कि 2004 के बाद मुख्यमंत्री कोई चुनाव लड़े नहीं हैं। वो एमएलसी हम्म। बनते हैं और तकनीकी रूप से एमएलसी के सहारे मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। तो हम्म। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी का सराय रंजन क्षेत्र आज है, तेजस्वी यादव का क्षेत्र है जो महागठबंधन मुख्यमंत्री का के सीएम चेहरा। दावेदार है। हम्म। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं महागठबंधन की तरफ से। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं उनका है। तो बहुत जी। सारे चेहरे हैं। कोमल सिंह है गायघाट से, जदयू की तेज तर्रार नेत्री मानी जाती हैं, तो उनका आज चल रहा है, मतदान चल रहा है। तो कई हम्म। लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं का भाग्य। पटना जिला का तमाम जो नेता है उनका आज मतपेट ईवीएम में कैद हो जाएगा उनका भाग्य। तो कई जी। लोग हैं जिनका आज निर्णय हो जाएगा और पता चलेगा 14 तारीख को। और जी। सर, जैसे कई अभी जगह पे मतदान मतदान का जो बहिष्कार भी किया गया है, कई लोगों का ये कहना था जैसे कि ईवीएम में कुछ खराबी आई तो उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी किया जा रहा है, या राजद ने आरोप लगाया कि कई जगह लाइट्स काट दिए गए कि वोटिंग प्रतिशत कम हो। तो ऐसे में इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईवीएम को लेकर बराबर विवाद उठते रहा है और चूंकि जी। ये पॉलिटिकल एक मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए ईवीएम के इतिहास को, जब ईवीएम आया तो जी। वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही। 2009 के चुनाव में तो आडवाणी जी आरोप लगाए, ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगाए। जी। लेकिन 2014 में तो उसी ईवीएम में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और जी। सुबह सरकार में मनमोहन सिंह थे। तो भाई, मनमोहन जो आदमी सरकार में है उसके खिलाफ जनादेश है, जनता का जो आदेश है वो तय होता है। और जी। नीतीश और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और फिर लगातार 3 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो जो तीसरा चुनाव है, इस चुनाव में तो बीजेपी को कोई बहुमत भी नहीं मिला। जी। बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे छूट गई बीजेपी और जी। सहयोगी दलों के। जबकि अगर 14 का चुनाव देखिएगा और 2019 के लोकसभा का चुनाव देखिएगा, दोनों चुनाव में नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला था अपनी बदौलत, यानी बीजेपी की बदौलत बहुमत था। जो जी। 543 का आंकड़ा है लोकसभा का, तो जी। उसमें 271 72 जो सीट है बहुमत के लिए, वो अपने मिला था उनको। तो इसलिए जी।
ये कहना, ये तो चूंकि एक पॉलिटिकल है और अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित न हो, कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरे, इसलिए नेता इस तरह की बात करते हैं। मेरे जैसे जी लोगों को तो नहीं लगता है कि ईवीएम में कोई बहुत गड़बड़ी की संभावना है, सर, अगर हम क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों को लेकर जैसा ये कयास लगाया जाता है, पिछली बार जो 2020 का अगर हम आंकड़ा देखें तो पूरा मतदान जो था वो 57% हुआ था, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार लगभग 54% मतदान हो गया, 3 घंटा बाकी। ऐसे में मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। ये माना जाता है, तमाम जो लोग कहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत अगर कम होता है तो उसमें जो सिटिंग जो मुख्यमंत्री होते हैं, सत्ता के काबिज होते हैं, उनकी फिर से सरकार या उनकी बढ़त बनती है। लेकिन ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसको आप देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि झारखंड में भी ऐसा हुआ था सर, जब मैया सम्मान योजना की लहर चली 2024 में, हम सबने देखा कि किस तरह से, और यहाँ पे भी वही होता हुआ नजर आ रहा है सर। ये सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग प्रतिशत के बढ़ने और घटने से कोई एक यूनिफॉर्म नियम नहीं। कई अवसर पर हम लोग देखे हैं, जब जी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तब भी सरकार बदली नहीं, वही सरकार रही है। जी और कई बार देखे हैं कि वोटिंग प्रतिशत बदलने के बाद सरकार भी बदल जाती है, जी लेकिन इसका कोई सरमय नियम नहीं। अब इसमें देखा क्या जा रहा है कि भाई जिस तरह से महिलाएं निकल कर आ रही हैं वोट करने के लिए, या जिस जी तरह से नीतीश कुमार की सभा में महिलाएं आ रही हैं, और जिस तरह जी से बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया, महिलाओं जी को स्वावलंबी बनाया गया। अब आप सोचिए, जो जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, उस समय जी जिन बच्चों को वो साइकिल दिए थे स्कूल में, जिन बच्चियों को साइकिल दिए, आज वो जी सब तो जवान हो गई, जी उम्र दराज हो गई। जी 5 यानी 20 साल पहले अगर जिनको साइकिल मिला जिन बच्चों को, तो वो तो आज जी 30 के आसपास की होंगी। जी तो वो तो समाज में असर डालेंगे ना, जी। अपने आज साथ दूसरे लोग। के जो 121 सीटें हैं सर, 121 सीटें जो बिहार का माना जाता है कि 18 जिले जो हैं जिसपे आज 121 विधान, 18 जिलों के 121 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, ये बिहार की सियासत पे कौन काबिज होगा उसके जो रास्ता है वो इन्हीं सीटों से होकर गुजरता है। तो ऐसे में जो हॉट सीट है जिसमें राघोपुर में तेजस्वी यादव एक प्रमुख चेहरा, हॉट सीट बना हुआ है राघोपुर। मोकामा में जब दुलारचंद यादव की हत्या हुई है तो तमाम जो सबकी निगाहें हैं वो मोकामा सीट पर अड़ी हुई हैं। इधर अलीनगर से मैथिली चुनाव लड़ रही हैं एनडीए की उम्मीदवार। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इन सीटों पर समीकरण, उधर तेज प्रताप यादव जो अपने परिवार से ही बागी हुए बैठे हैं महुआ में राजद ने भी प्रत्याशी दे दिया है, और राघोपुर में जो तेज प्रताप ने प्रत्याशी दिया था उसने तेजस्वी को समर्थन कर दिया है। तो ये अजीब सी चीजें देखने को मिल रही हैं सर, आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, कई विचित्रता है, इसलिए कि अब एक दरभंगा की सीट थी जहां मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे थे चुनाव, जी और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, आरजेडी ने उनको पार्टी से निकालने का काम किया। जी लेकिन ऐन वक्त पर परसों वो बैठ गए चुनाव से पहले, जी और उन्होंने कहा कि हम आरजेडी को समर्थन करेंगे। अब देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति हो गई, जो जी आरजेडी का कैंडिडेट है उसको कुछ ही घंटे पहले निकाला गया था आरजेडी से। जी 6 साल के लिए पार्टी विरोधी कार्य करते हुए उनको निकाल दिया गया था। जी अब उनके लिए समर्थन मांगना है, तो पार्टी के लिए इस तरह की स्थिति पैदा हो गई, विचित्र स्थिति कह सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी तर्क दे रहे हैं कि अगर हम दोनों कैंडिडेट रहते तो एनडीए जीत जाता, इसलिए हमने त्याग किया। हम बहुत जी पहले मनाने की कोशिश की आरजेडी के कैंडिडेट को, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, तो इसलिए हम अपना मेरा भाई वापस ले लिया। मैंने प्रचार से हट गई, या चुनाव प्रचार में अब समर्थन देने की बात। अब चूंकि नामांकन वापसी का समय खत्म हो गया, तो इसलिए किसी का नाम तो वापसी नहीं हो सकता है, लेकिन किसी जी पक्ष में बैठ जाइए, किसी पक्ष में समर्थन तो कर ही सकते हैं। जी। तो बस सर, जिस तरह से हम इसको देख पा रहे हैं लगातार, सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की, मुद्दा बनाने की कोशिश की, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उनको लेकर अभी आप क्या देख पा रहे हैं सर? चूंकि आप बिहार का ही नब्ज टटोल रहे हैं, तो क्या वो एक कहीं कोई सीट ऐसा है जो त्रिकोणीय मुकाबला में फंस सकता है? कोई ऐसी सीट है जिस पर जन सुराज अपनी बढ़त बना सकता है? नहीं, कई सीटें हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से खारिज कर दीजिए जन स्वराज को। जन स्वराज जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा, वो मुद्दे जी तो जीवित हैं, वो मुद्दे मरे नहीं।
लेकिन बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में जात भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जी और बिना, हम लोग जब मिलते थे, शरद यादव समाजवादी नेता थे, तो वो हम लोगों को बताते थे, कहते थे कि बिहार, भारत की राजनीति को समझना है, बिहार की राजनीति को, तो जात को भी समझना पड़ेगा। जी और जात की राजनीति समझे बिना भारत की राजनीति को समझ नहीं सकते हैं। देखिए, जातीयता केवल बिहार में नहीं है, अन्य राज्यों में भी है। चाहे वो जी। साउथ के राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं किसी भी तरफ आप चले जाइए, लेकिन बिहार तेलंगाना को चले लेकर तो ये खास तौर पर माना जाता है सर कि बिहार में जातिवाद के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं, जैसे अभी मोकामा में हुआ, तो मोकामा में भी ये परिदृश्य देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, अब मोकामा का जहां तक सवाल है, तो आप देखिए मोकामा में कौन है, जो दो बड़ा गठबंधन है, एनडीए से अनंत सिंह है, और आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है, उससे सूरजभान सिंह की पत्नी है बीना देवी, जी दोनों एक ही जात भूमिहार जाति से हैं। जी। हाँ, जन स्वराज के कैंडिडेट अति पिछड़ा समाज से हैं, वो बात हम्म, तय है। और पढ़े लिखे नौजवान हैं, जी उनका अच्छे शिक्षित है। और मोकामा को अगर आप देखिएगा, तो मोकामा का ये दुर्भाग्य रहा जी कि मोकामा में पिछले 30 साल से बाहुबलियों का कब्जा रहा मोकामा सीट पर। जी जबकि मोकामा एक ऐसा जगह है जहां जी कभी एक समय में उद्योग धंधा सबसे ज्यादा था, जी मैकडॉबल फैक्ट्री वगैरह था, जी। सूता फैक्ट्री था, और बाटा की भी व्यापार वर्ग फैक्ट्री में है। बड़े जी बड़े बड़े लोग थे। जी मोकामा में आज भी आईएएस आईपीएस से 3 राज्य के डीजीपी मोकामा के रहे, जी चीफ सेक्रेटरी मोकामा के रहे। तो जी मोकामा में बड़े पढ़े लिखे लोग थे। वहां का जो हॉस्पिटल था, जी उस हॉस्पिटल में अगल बगल के बहुत दूर दूर 100-100 किलोमीटर से लोग जाते थे, वो डिलीवरी कराने के लिए, प्रसव कराने के लिए। जी इतना अच्छा हॉस्पिटल था। जी तो मोकामा एक समय बहुत ही बेहतर स्थिति में था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आप कह सकते हैं 90 से जी मोकामा पर ग्रहण लगा, और मोकामा बाहुबलियों के हाथ में चला गया। जी मुझे लगता है वहां के लोगों को और दलों को भी, दल भी वहां उसी तरह के उम्मीदवार को उतारते हैं जो बाहुबली है, जी जो जीतने वाले। प्रयोग करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों को लगता है कि चाहे आरजेडी हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे जी एनडीए हो या बीजेपी हो, इन दलों को भी प्रयोग करना चाहिए। जी क्या होगा अगर आप प्रयोग करेंगे? एक सीट हार सकते हैं, एक सीट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखिए ना, पिछली बार यही अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे, जी। और इस बार अरे जेडीयू के उनकी पत्नी। पत्नी लड़ रही थी, उनकी पत्नी जी लड़ रही थी नीलम देवी, जो अभी अभी भी सीटिंग विधायक है, तो जी आरजेडी के, और अभी जेडीयू के हो गए। तो भाई जी हर दल स्वीकार कर रहा है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं तमाम लोग मैंने एक ही खेल कर रहे हैं। आप इसमें किसी को बेहतर किसी को खराब नहीं कर सकते। हाँ, जन स्वराज ने एक प्रयास किया है, बेहतर प्रयास किया है अच्छे जी कैंडिडेट को। अब जनता कितना स्वीकार करती है वो तो देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं हम तो जनता को भी इस मामले में कहेंगे कि भाई, जनता अगर अच्छे कैंडिडेट को चुने। जी बीजेपी के बड़े नेता थे दीनदयाल जी, तो जी दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि भाई, अगर पार्टी कोई गड़बड़ी भी कर दे, जी। अगर गलत कैंडिडेट दे दे, तो उसको नहीं चुन के आप बेहतर कैंडिडेट को चुनिए। हम्म। तो बेहतर कैंडिडेट को चुनने की जिम्मेदारी जनता पर है, और ये जनता फैसला करना चाहिए कि भाई हमको कैसा कैंडिडेट चाहिए, इस हमको बार क्या बाहुबली देख पा रहे चाहिए। हैं सर कि जिस तरह से आपने मोकामा के बारे में बताया, तो मोकामा के नब्ज से क्या लग रहा है? अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे वहां पे हैं, उनका कहना है कि यादव अब खुलकर सामने आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं, अनंत सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, हम लोग तो कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकते, हम कोई नजूमी है नहीं। एक आकलन तो कर और सकते हैं सर, क्योंकि और आप लोग और इतने सालों और से अभी देखते और हैं। अभी और अभी अभी क्या है कि प्रियंका, अभी क्या है कि वोटिंग चल रहा है, जी तो वोटिंग चलते हुए इस तरह की कोई बात कहनी भी नहीं चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, हम लोगों के पर भी आचार संहिता लागू होता है, तो हम लोगों जी को ये बात से बचनी चाहिए कि भाई, जब वोटिंग चल रहा है, क्योंकि वो आप कहीं न कहीं किसी को प्रभावित करेंगे। जी ये मुझे लगता है कि जब वोटिंग खत्म हो जाए, और जब इस पर फिर चर्चा होगी, सीट बाई सीट 121 सीटों पर चर्चा होगी, तो उस पर हम जी लोग विस्तार से फिर कुछ बात करेंगे। और तब तक क्या होगा कि आपको कंक्रीट कोई सूचना भी मिल जाएगी।
जी वोटिंग समाप्त होने के बाद जब तमाम हम लोग के रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो संवाददाता है, तो वो बताते हैं, हम लोगों को फीडबैक देते हैं कहाँ क्या स्थिति है, और तब जी वो आकलन हम लोग करते हैं। उसके अलावा जो हम लोग के इष्ट मित्र हैं, उनसे भी बातचीत करके आकलन को मिलाते हैं, और जब जी मिलाने के बाद कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सब स्थिति है। जी ऐसे तो क्या है, चुनाव में क्या है कि अगर दो गठबंधन है, आप किसी जी के पक्ष में हो तो उसको कह दीजिए जीत रहा है, जी किसी के विपक्ष में कहिए उसको हार रहा है, तो कोई एक सर, बात तो जिस तरह सही से होगी। बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, अमित शाह ने भी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ नए लोगों को लाकर प्रयोग करना चाहिए। अमित शाह कल किसी टीवी को साक्षात्कार दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम उसको ही टिकट देते हैं जो जीत पाए। ऐसे ही जो राजद में है कि हम उन उम्मीदवारों को ही लाते हैं जो सीट निकाल पाए। तो इसमें बदलाव के लिए कोई भी आगे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तमाम पार्टियों का यही सोचना है कि जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास पावर है, पैसा है, वही चुनाव जीत कर लाएगा, और पार्टी को भी तो फंडिंग की जरूरत होती है। नहीं, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि जी अगर आप बाहुबली को टिकट देंगे, आप पैसे वाले को टिकट देंगे, तो आम मतदाता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा। जी मुझे लगता है कि इस पर भी एक विमर्श होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श होना चाहिए, जी और इसके लिए कोई व्यवस्था भी हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज भी करना चाहिए जी सभी दलों, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग निकल कर आए, कैसे आम लोग चुन कर आए, या जी कैसी ऐसी व्यवस्था, कोई जैसे चुनाव फंडिंग की व्यवस्था, जी स्टेट फंडिंग हो, स्टेट की जी तरफ से उम्मीदवार को दिया जाए पैसा। जी तो इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार भी रुक सकता है। जी आज क्या है कि पैसे के लिए लोग भ्रष्टाचार करते हैं। जी अब सिंगापुर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब सिंगापुर में चेंजेज होने लगा, तो वहां जी सरकारी कर्मचारियों को इतना पैसा वेतन दिया गया कि उनको फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं रही। जी और फिर उसके बाद जब पूरा पैसा दिया गया, तो उनसे पूरा काम लिया जाने लगा, और वहां कोई जी भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरी किसी को कम देते हैं और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो एकदम ईमानदार रहे, तो ये असंभव बात जी है। हर क्षेत्र में ये गिरावट हम लोग देख रहे हैं। तो जी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव में भी रिफॉर्म की आवश्यकता है। जी तो जिस तरह से कई ऐसे बूथ थे जहां पे वोटिंग रोक दी गई, छिटपुट घटनाएं हैं, जैसे बूथ कैप्चर की भी सूचना आई लखीसराय से, जहां खगड़िया गांव में कई बूथ जो हैं वो कैप्चर करने की सूचना है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर, कि आप वो हावी होते नजर आ रहे हैं जिनके लग रहा है कि उनके खाते में ये सीट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार के पहले चुनाव में तो बहुत हिंसा की घटना होती थी। लेकिन अगर आप 2015 का चुनाव देखिए, 2020 का चुनाव देखिए, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। जी तो धीरे धीरे बिहार में परिवर्तन हो रहा है। बूथ की जी लूट की भी पहली घटना बिहार से ही हुई थी। बेगूसराय में बूथ लूट की पहली घटना थी। लेकिन अब धीरे धीरे इस पर अंकुश लग रहा है, क्योंकि जो लोगों को यहाँ जो रिफॉर्म हुआ है, खास करके पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण, पिछड़ों जी को जो आरक्षण दिया गया, अति पिछड़ों को जो दिया गया, तो जो चेंजेस सोसाइटी में हुआ, उसके कारण अब बूथ लूट की उस तरह की घटना नहीं होती। हर व्यक्ति, हर वोटर अब सक्षम है अपना वोट डालने के लिए। पहले एक जमाना में ज्यादा बूथ लूट की घटना होती थी, किसी को दबंग लोग बूथ पर वोट देने नहीं देते थे। लेकिन अब हर आदमी जाके वोट दे रहा है, और जी चुनाव आयोग भी बहुत बेहतर व्यवस्था किया है। हर जगह पुलिस बल वगैरह की तैनाती है, मॉनिटरिंग है, मीडिया बहुत सशक्त हो गया, कहीं से कहीं खबर 1 मिनट में जा सकता है, कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है। तो मुझे लगता है पहले की तुलना में ज्यादा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है। जी जिस तरह से अमित शाह ने अभी बयान दिया है कि 14 तारीख को सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन का, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव चल रहा है, ऐसे में उन्होंने इस वक्त ऐसा बयान जारी किया है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं सर, क्योंकि आप नब्ज जानते हैं, राजनीतिक जो हवा है उसको समझते हैं। नहीं, देखिए, चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस तरह की बात की जाती है। ये जी कोई नई बात नहीं, हम लोग 89 से
चुनाव कवरेज कर रहे हैं। 89 में पहला लोकसभा चुनाव किए, फिर 90 में असेंबली का चुनाव कवर किए, और तब से जी हर चुनाव को कवर कर रहे हैं एक पत्रकार के नाते। तो हम लोग जी बहुत करीब से देखा है। इस तरह मनोबल बढ़ाने के लिए अपना जी कार्यकर्ता उत्साहित हो, अपना समर्थक उत्साहित हो। और देखिए अभी क्या है कि वोटिंग के समय बूथ मैनेजमेंट सबसे मायने रखता है। जी बूथ मैनेजमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर का टर्न आउट हो, ज्यादा से ज्यादा आपके समर्थक वोटर जाके मतदान करें। तो इसके लिए जी जो बूथ कार्यकर्ता होते हैं, जिसको बीजेपी पन्ना प्रमुख वगैरह कहता है, अमित शाह का निकाला हुआ है। तो जी एक चीज क्या है कि बीजेपी वगैरह संगठन बहुत मजबूत है। ये बहुत जी संगठन के मामले में बहुत सालों भर ये लोग काम करते हैं। इनका हर जी बूथ पर संगठन है। और अब चूंकि ये भी सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं, विधायक दल जी के नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पिछड़ा का जी एक बड़ा चेहरा है, कोयरी आबादी जो बिहार में अच्छी बड़ी आबादी मानी जाती है, तो उसके जी चेहरे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी जो समता पार्टी के फाउंडर रहे हैं, वो जी भी बड़े जुझारू नेता थे क्या, अभी हैं ही, जीवित है, जी लेकिन तो 90 साल ऐसे से में इसको अधिक माना उम्र। जा सक जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है सम्राट चौधरी को, अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर आ जाती हैं तो मुख्यमंत्री पद का जो सवाल है या चेहरा है उस पर भी संशय हो सकता है। सम्राट चौधरी को इस सीट पे बिठाया जा सकता है। नहीं देखिए, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो हम लोग समझ रहे हैं कि आज की तारीख में जो जी वोट पड़ रहा है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। जी अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ही चेहरा है, जी तो हो चेहरा तो अभी वर्तमान में नीतीश कुमार रहेंगे ही। जी हाँ, कोई चीज चेंज होगा तो नीतीश कुमार की मर्जी से होगा, जी नीतीश कुमार की सहमति से होगा। अगर जी नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम ही मुख्यमंत्री रहे, तो वही जी रहेंगे मुख्यमंत्री। हाँ, वही जी किसी को कह दे कि अब मेरी उम्र ऐसी हो गई कि अब हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तभी कोई दूसरा व्यक्ति होगा। फिलहाल जी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ता है। जी तो प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नजर आ रहा है सर आपको, जिस तरह से हमने बात करी कि जनसुराज के कई उम्मीदवार हैं, जैसे बड़े चेहरे केसी सिन्हा जिनकी किताब हर घर में पढ़ी जाती है, आर के मिश्रा हैं जो धरातल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे चेहरे क्या प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कुछ चेहरे जो है चर्चित चेहरे हैं, जिनके प्रति समाज में सम्मान है, वो अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जी एक बात तो दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से लग रहा था कि बहुत ज्यादा चेंज कर लेंगे प्रशांत किशोर, वो संभव होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी चलिए 6 बजे तक आंकड़े साफ हो जाएंगे सर कि कितनी वोटिंग प्रतिशत क्या रही। बस कुछ घंटे बाकी हैं, फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज का समीकरण क्या कहता है। तब तक आंकड़े पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, तब तक आपके भी जो साथी जो ग्राउंड पे हैं वो भी आपको ये देख रहे हैं, या फिर आप भी जिस तरह से नब्ज टटोल रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद। बिहार में अभी तक के वोटिंग प्रतिशत आपके सामने है और जो रुझान है वो 2020 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जो पिछली बार 57% पर सिमट कर रह गया था वो इस बार बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे अंडर करंट का जो बात है वो भी किया जा रहा है कि इस बार खुलकर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। वरिष्ठ पत्रकार विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसी बीच बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि लखीसराय में बूथ पर हंगामे की खबर है, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया है। बिहार के डीजीपी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लखीसराय एसपी खुद घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखीसराय के खुड़ियारी गांव में बूथ संख्या 404 और 405 को कब्जा करने की सूचना मिली। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार एसपी को निर्देश दिया कार्रवाई करने के लिए। इधर छपरा के मांझी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र यादव की स्कॉर्पियो गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। तो ये छिटपुट घटनाएं हैं जो सामने आ रही है और इस पर इलेक्शन कमीशन त्वरित कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने चेतावनी भी दी थी कि किसी भी तरह की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शांतिपूर्वक आप मतदान करें। वॉर रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर, बूथों पर निगरानी की जा रही है और किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस फोर्सेज की तैनाती की गई है। ये तमाम जो अपडेट्स हैं बिहार से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।